ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो यहाँ से काफ़ी आप लोगों को पॉइंट वहाँ मिल जाते हैं और इंटरव्यू में भी हर जगह मदद पहुँचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो इस तरह के आर्टिकल, एडिटोरियल आप लोगों को मिला करें, आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। पराभव की ओर बढ़ता ब्रिटेन। इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया बड़ी अशांत है और अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश में भी अशांति फैली हुई है। यहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा इस्तीफा देकर। तो बीते कुछ दिनों के दौरान ब्रिटेन के तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए और दंगों की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लग गया। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी और तमाम कड़े कदम उठाने के बावजूद स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पता नहीं कहां विवाद की छोटी सी चिंगारी किसी विकराल दंगे का रूप धारण कर ले। हालिया प्रकरण 29 जुलाई को एक नृत्य कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ। उत्तरी इंग्लैंड के साउथपोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 3 बच्चियों की हत्या कर दी गई और जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। हमलावर के बारे में इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह उड़ी कि वह मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है, जो ब्रिटेन में शरण पाने वाला एक अप्रवासी है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय और अप्रवासी स्थानीय लोगों के निशाने पर आ गए और हालांकि बाद में आप देखिए यह स्पष्ट हुआ कि 17 वर्षीय मुख्य हमलावर एक्सल रुदा कुआना बेल्स में ही पैदा हुआ है और जिसके माता पिता रवांडा से ब्रिटेन आए थे। जब तक तस्वीर साफ होती है उससे पहले ही लोगों ने साउथपोर्ट में एक मस्जिद को निशाना बनाने का प्रयास किया। हमलावर भले ही पकड़ लिया गया हो, मगर इस मामले ने ब्रिटिश लोगों को भड़का दिया। आक्रोशित भीड़ ने रादरम में उस होटल पर भी हमला बोला जिसमें राजनीतिक शरण मांगने वालों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर और ब्लैकपूल में भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और ऐसे करीब 20 वाक्यों में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन भले ही एक तत्कालिक प्रतिक्रिया हो, लेकिन आप देखिए इसकी सोगबोगाहट ब्रिटिश समाज में काफी पहले से महसूस की जा रही थी और यही कारण है कि सरकार संवेदनशील वर्गों को लेकर सक्रिय हुई। मिसाल के तौर पर आप देखिए आप्रवासी मामलों को देखने वाले वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी उठते सवालों पर ध्यान दिया जा रहा है। सतही तौर पर आप देखिए कानून एवं व्यवस्था से संबंधित दिखने वाले इस मामले की जड़ें आप्रवास विरोध और ब्रिटिश समाज में घराती विभाजक रेखाओं से जुड़ी है। अभी इसके और घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप्रवासियों को लेकर ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से असंतोष बढ़ रहा है और तमाम ब्रिटिश नागरिक ऐसा सोचते हैं कि आप्रवासियों की बढ़ती संख्या के चलते हाउसिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उनके हितों में सेंधमारी हो रही है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने वाले ब्रेक्जिट अभियान को भी इसी पहलू के चलते सफलता मिली थी कि इससे आप्रवासियों पर अंकुश लगाने के साथ नीति निर्माण में ब्रिटिश स्वायत्ता बढ़ेगी। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी ने आप्रवासियों के चलते पनप रहे असंतोष पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय जरूर किए, लेकिन लगता नहीं कि ब्रिटिश जनता उन उपायों से संतुष्ट हुई होगी। हालिया चुनाव में आप देखिए लेबर पार्टी की जीत ने भी इस मामले में उन दक्षिणपंथी समूहों को भावनाएं भड़काने की गुंजाइश दी होगी जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर बीते दिनों हुए दंगों का दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसी धारणा है कि लेबर पार्टी आप्रवासियों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रवैया रखती है और प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि दंगाइयों से निपटने के हर संभव सख्त उपाय किए जाएंगे, लेकिन दंगों की आग पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लगना अपने आप में काफी कुछ कह देता है। शासन प्रशासन के स्तर पर आश्वासन के बावजूद हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपने एवं अपने आवास और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए निजी स्तर पर भी कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हिंसा के दौरान तमाम दुकानों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। स्टारमर ने जिन ध्रुव दक्षिणपंथी संगठनों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया उनमें इंग्लिश डिफेंस लीग का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया यह संगठन आप्रवासी विरोध, विशेषकर इस्लाम के खिलाफ अपने रूख के लिए जाना जाता है। पूर्व में हुई हिंसा में भी इसका नाम आता रहा है। हालांकि यह ऐसा कोई इकलौता संगठन नहीं है। मुख्य धारा की राजनीति में भी यूके रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजल फराज ने आप्रवासियों और शरणार्थियों की बढ़ती भीड़ को हालिया हिंसा के लिए आड़े हाथ लिया है और एक समय कंजर्वेटिव पार्टी में रहे फराज ने अपनी आक्रामक राजनीति के लिए
नए राजनीतिक दल का गठन किया। हालिया चुनाव में उनकी पार्टी को भले ही 4 सीटें मिली हों, लेकिन कई सीटों पर वह कंजर्वेटिव पार्टी की हार का कारण भी बने। उनके प्रति लामबंद होता समर्थन ब्रिटिश जनता की सोच में आ रहे बदलाव को दर्शाता है, और जिसकी समय समय पर आप देखिए आक्रामक अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती रही है। हाल के दंगे ऐसा ही एक उदाहरण रहे हैं। हालिया दंगे दर्शाते हैं कि ब्रिटिश समाज में निराशा बढ़ रही है। उन्हें अप्रवासियों से अपने अवसरों पर आघात के साथ ही अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान पर संकट भी दिख रहा है। क्योंकि मुसलमान समुदाय भी अपने प्रतीकों को लेकर खासा मुखर रहता है, तो उसके साथ टकराव कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। दंगों के बाद प्रधानमंत्री स्टारमर ने ऐसा आश्वासन दिया कि यह जिनका भी किया धरा है, उन्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी होगी। कानून उन पर अपना शिकंजा कसेगा। कई मामलों में दंगाइयों पर ऐसी धाराएं भी लगाई गई जो आतंकी मामलों में लगाई जाती हैं, और इंटरनेट मीडिया के जरिए फर्जी सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भी कमर कसी गई है। और इस सब के बावजूद कुछ सवाल जरूर उठते हैं। पहला यही कि क्या यह एक तत्कालिक आक्रामक प्रतिक्रिया थी, या फिर ब्रिटेन में यह एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वहां अब समय समय पर दंगे भड़कते रहते हैं। और इससे पूर्व भी 2 साल पहले लेस्टर में दंगे भड़के थे। और दूसरा सवाल यह है कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त क्यों नहीं रख पा रहा है। और जो भी हो, इन दंगों में ब्रिटेन की साख चोट करने के साथ ही उसके पराभव के भी संकेत मिले। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, इनका नाम है हर्ष बी पंत, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल आप देखते हैं कि कोई भी झूठी भी खबर आग की तरह फैलती है। कैसी फैलती है? आग की तरह फैलती है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, यह है यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटेन शब्द का प्रयोग हालांकि आमतौर पर हिंदी में यूनाइटेड किंगडम के लिए किया जाता है। ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। जीवन के चौथेपन में टूटते रिश्ते। रिश्तों की बात तो मत करिए ही, क्योंकि आजकल आप देखिए जिस तरह से रिश्तों में गिरावट आ रही है, वो बड़ी चिंता का विषय भी है। और हम सबको रुककर सोच लेना चाहिए, मुझे लगता है। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ आजकल कि जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम, ये स्कूल, ये भाषा, वो भाषा, 1 घंटा मैं कहता हूँ कि इंसानियत की, मानवता की, एक अच्छा इंसान बनने की, भरोसे की क्लास देनी शुरू कर देनी चाहिए। रिश्तों के बारे में जागरूक करने की क्लास शुरू कर देना चाहिए। जिस तरह से समाज में घटनाएं घट रही हैं, समाज से खबरें आ रही हैं, दुनिया में कोई आप देख लीजिए व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो रिश्ता तोड़ देता है। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आप उसका झूठ पकड़ लें, तो वो आप देखते हैं कि आप उसका झूठ उसके सामने रखें तो वो हड़बड़ा जाता है, पागल हो जाता है, और वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, आपसे रिश्ता ही खत्म कर देता है। बहुत समय से एक नामचीन नायिका की तलाक की खबरें इंटरनेट मीडिया पर छाई हुई हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि बस ऐसा होने वाला है। सच क्या है कहीं कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक ग्रेट डाइवोर्स यानी कि विवाह के दशकों बाद पति पत्नी अलग हो जाना इन दिनों बेहद चलन में है। महिलाएं कह रही हैं कि एक खराब रिश्ते में जीवन बिताने से अच्छा है कि जब मौका मिले अलग हो जाएं। इस लेखिका ने कई स्त्रियों को खुद देखा है। कई साल पहले यह लेखिका जिस संस्थान में काम करती थी, वहां एक महिला आई, उसे काम चाहिए था। उसकी उम्र उस समय 50 वर्ष रही होगी। उसका कहना था कि पति बहुत तंग करते हैं, सुबह शाम मारपीट और हर रात शराब पीकर आना। वह महिला उच्च शिक्षित भी थी, लेकिन नौकरी नहीं करती थी। वह आप देखते हैं कि वह सब कुछ इतने साल इसलिए सहन करती रही कि अपने बेटे के बड़े होने का इंतजार कर रही थी। अब वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। उस समय के आसपास एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने अपने बहुत मशहूर पति से अलग होने पर पार्टी दी थी और अपनी आजादी का जश्न मनाया था। यह कोई नई अनोखी बात नहीं है। अब तलाक की भी पार्टी होने लगी है, लोग उसका जश्न मनाने लगे हैं। ग्रे डाइवोर्स का अर्थ होता है कि जब पति पत्नी 50 की उम्र के बाद अलग हों, यानी जब बालों में सफेदी छाने लगे। हालांकि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी राह भी आसान नहीं होती है। बहुत बार जमीन जायदाद का फैसला करना मुश्किल हो जाता है जो संयुक्त होती है, या फिर बैंक खाते संयुक्त होते हैं। इसके अलावा बड़े बच्चे भी माता पिता के इस तरह से अलग होने को सह नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे माता पिता को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। एक लड़के ने जीवन भर अपनी माँ को पिता के हाथों प्रताड़ित होते देखा। बड़े होने पर उसने माँ से कहा कि इतना अपमान सहने से बेहतर है कि वे दोनों अलग हो जाएं। फिल्मी दुनिया में भी जहां अक्सर पति पत्नी एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करते हैं, वहां भी ऐसा हो रहा है। और इसमें फरहान अख्तर, अधूना भवानी, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, ईसा दोएल, भरत तख्तानी, सोनम
खान, राजीव राय, किरण राव, आमिर खान, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, अर्जुन रामपाल, मेहर जेसिया जैसे जोड़े भी शामिल हैं। इन सब के बड़े-बड़े बच्चे भी हैं। किरण राव ने कुछ दिन पहले साक्षात्कार में कहा था कि आमिर से उनके संबंध बहुत मधुर हैं। तलाक ने उन्हें आज़ादी दी है। वह खुद के महत्व को पहचानना चाहती थी। अपने तलाक पर अर्जुन रामपाल ने इससे बिल्कुल अलग बात कही। उन्होंने कहा कि तलाक बहुत आसान नहीं होता है। यह आपके अकेलेपन को बढ़ाता है। जितने भी फिल्मी जोड़े एक दूसरे से अलग हुए हैं, वे अपने पूर्व साथी के बारे में अच्छी बातें करते हुए यह भी कहते हैं कि वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। फिल्मकार अनुराग कश्यप जब कल्कि कोचलिन से अलग हुए तो कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा था कि जब वे दोनों साथ थे तो वो हमेशा लड़ते रहते थे, मगर अब दोनों में खूब मित्रता है। कश्यप इससे पहले भी अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। बहरहाल ये जोड़े यह भी कहते हैं कि जिस साथी से अलग हुए हैं वह बहुत अच्छा इंसान है। क्या यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता है कि यदि कोई इतना अच्छा इंसान और मित्र है तो फिर अलग क्यों होना पड़ा? और शायद इसका जवाब किसी किसी के पास नहीं है। प्यू रिसर्च में ने अमेरिका में ग्रे डाइवोर्स पर एक अध्ययन किया है। इसमें बताया गया कि पिछले 2 दशकों में तलाक के सारे मामलों में 40% मामले ऐसे हैं जिनमें 50 और उससे ऊपर के जोड़े शामिल हैं। 1990 के बाद इनकी संख्या दुगनी हो गई। अब जो लोग 65 से ऊपर हैं उनकी संख्या तिगनी हो गई है। और विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक लोग अपने बच्चों को पालते हैं तब तक वे किसी तरह के साथ रह लेते हैं, मगर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनका अपना घर और परिवार होता है, तो पति पत्नी को लगता है कि अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं रही है। इसके अलावा अपने देश में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा उसे शायद वह बच्चों के कारण झेलती रहती हैं। लेकिन आज की स्त्रियां 5 दशक पहले की स्त्रियां नहीं हैं जो किसी भी बुरे संबंध को समाज के डर से निभा लेती थी। आज वे पहले की तरह से अपने पति पर निर्भर नहीं है, लेकिन निर्णय लेने की उनकी क्षमता बढ़ी है। इसलिए वे भी तलाक की पहल करती हैं और बुरे रिश्ते से आज़ादी चाहती हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। मेरे दफ्तर आई उसी महिला के लड़के ने एक बार कहा था कि आप ही बताइए मैं किधर जाऊं, मुझे तो अपने माता पिता दोनों से प्यार है, मैं एक से मिलने जाता हूं तो दूसरा बुरा मानता है। हालांकि इस मामले में फिल्मी दुनिया के लोग अक्सर अपने बच्चों पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। जब वे अलग होते हैं तो कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए वे दोनों हमेशा हर स्थिति में मौजूद रहेंगे, लेकिन आम लोगों की दुनिया में ऐसा नहीं हो पाता है। कड़वाहट इतनी ज्यादा होती है कि वे एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। यह भी देखा गया कि बहुत से जोड़े अलग होने के बाद फिर से साथ रहने लगते हैं। इसके पीछे यह सच भी है कि जीवन के चौथेपन में आपका साथी और साहचर भाव की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे अपनी अपनी राह चले गए होते हैं। शायद इसलिए कुछ लोग वापस लौटकर अपना जीवन फिर से शुरू करते हैं। लेखक का साहित्यकार हैं क्षमा शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया है। आप देखिए कि हमारे आपके घर में माता पिता हैं और दादा दादी हैं। आप देखेंगे कि उनका कभी इस तरह की कितनी भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम तलाक ले लेंगे। आज के समय में तो मैं जानता हूं बहुत सारे मेरे मित्र हैं, आधे से अधिक ने लव मैरिज की और आप देखते हैं कि उनमें से अधिकतर की तलाक होने की नौबत आ गई। यानी कि आप देखिए सहन शक्ति ही खत्म हो गई और रिश्तों को मुझे लगता है कि एक बिजनेस टाइप का समझ लिया, व्यापार टाइप का समझ लिया कि अगर हमारा फायदा नहीं है तो चलिए हम लोग अलग हो जाते हैं। क्या कह सकते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय दे सकते हैं आप लोग। ऊर्जा, अध्यात्म से उत्थान। हमारे मनीषियों ने आध्यात्मिकता का अपेक्षित प्रसार एवं महिमा मंडन किया। यही कारण है कि भौतिक शक्ति के युग में पाले पोसे हुए हम ही नहीं अपितु विदेशी भी संयम साधना और आराधना के कठिन मार्ग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अध्यात्म जगत का आकर्षण है ही कुछ ऐसा कि अद्भुत, जो हमें सिखाता है कि हम जब मन मस्तिष्क विषय रूपी वन में स्वच्छंद विचरण करना चाहता है तो उस पर ज्ञान का अंकुश लगाकर रोकें। कान जब सहज सुंदर सुर बालाओं के मधुर संगीत की सौर लहरी सुनने के लिए उत्सुक हो तब विवेक से उन पर अधिकार करें। और नेत्र आप देखते हैं कि आधुनिक अप्सराओं के मनमोहक दृश्य देखने के लिए जब छटपटाने लगे तब विचारों के अंकुश से उन पर लगाम लगाए। नाक अपनी हठ धर्मिता पर अड़कर प्राकृतिक पुष्पों की सुगंध सौरभ लेने के बजाय इत्र की कृत्रिम गंध के लिए उतावली हो तो अपने चिंतन की धारा से उसका प्रवाह बदल दें। काया जब जब सुकोमल पदार्थों के संस्पर्श के लिए इच्छुक हो तो अपने सम्यक ज्ञान से उसे बस में करें। यह सब कुछ इसलिए है कि मन और इंद्रियों का प्रवाह विकारों की ओर होता है और जब तक उसे मोड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारे जीवन का उद्धार संभव नहीं है। मानव ने विज्ञान के भरोसे संसार पर विजय पताका फहराई,
किंतु अगर वह मन की मलिन वृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो यह विजय उसकी सच्ची विजय नहीं है, केवल विजय का आभास मात्र है। मृगमरीचिका की भांति वह विशुद्ध भ्रम है। हमारा मन बहुत शक्तिमान है। वहीं आप देखिए इच्छाओं आकांक्षाओं के रथ का सारथी भी है, बिना पंख का पक्षी है, किंतु हमारी आत्मशक्ति मन से भी अधिक बलवान है। हम चाहें तो अभ्यास और साधना से मन को हर कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर उत्प्रेरित कर सकते हैं। अशुभ चिंतन को छोड़ शुभ चिंतन करना श्रेय का मार्ग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, बड़ा दिलचस्प रहता है, देख लिया करिएगा। ये संसद में चर्चा का स्तर। तय समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित संसद के अंतिम दिन राज्यसभा में सपा सांसद, ये आप देखते हैं कि जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जो तीखी तकरार हुई वह यह बताती है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच संबंध कितने अधिक कटुतापूर्ण हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कटु संबंध केवल राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी देखने को मिल रहे हैं। गद्देबस जया बच्चन सभापति जगदीप धनखड़ से इसलिए नाराज हो गई क्योंकि उन्हें उनका लहजा पसंद नहीं आया और उन्होंने उनके लहजे पर आपत्ति जताई तो सभापति ने भी उन्हें मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा दिया और इससे वह आपे से बाहर हो गई और संसद के भीतर और बाहर उनकी तो नक मिजाजी नई नहीं है। वह कभी अपने आधिकारिक नाम अमिताभ बच्चन कहे जाने से चिढ़ जाती हैं और कभी इस पर गर्व करने लगती हैं। इस पर हैरानी नहीं है कि विपक्ष ने जया बच्चन का साथ देकर बेहतर समझा और उससे न केवल सदन का बहिष्कार कर दिया बल्कि सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर भी विचार करने लगा। इसके जवाब में नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए। फिलहाल कहना कठिन है कि विपक्ष सभापति को हटाने को लेकर कितना गंभीर है, इस मामले में वह कहां तक जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के रिश्तों में और अधिक कड़वाहट घुल सकती है और यह कड़वाहट पहले भी थी लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद वह और अधिक बढ़ गई। इसका असर संसद के कामकाज पर भी पड़ रहा है और अब संसद में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती दिख रही है जो हंगामा करने की कोशिश में रहते हैं और संसद के नियम कानूनों और पीठासीन अधिकारी के आदेश निर्देश की कहीं कोई परवाह नहीं करते हैं। संसद में अब किसी भी विषय पर कठिनाई से ही कोई सार्थक बहस होती है। अधिकांश समय पक्ष विपक्ष के सदस्य आपस में उलझे रहते हैं और किसी विषय पर धीर गंभीर चर्चा करने के बजाय बिछीटा कसी करते हैं, मिथ्या आरोप लगाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। अब तो संसद में अपनी बात कहने के स्थान पर नारेबाजी करने पर अधिक जोर दिया जाता है, हंगामा करने पर। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह सब इस कारण अधिक होता है कि क्योंकि संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण होता है, क्योंकि संसद में सार्थक चर्चा करने और कराने की कोई ठोस पहल नहीं होती है, इसलिए वहां हंगामा शोर शराबा ही अधिक होता है। यदि संसद में लोक महत्व के विषयों पर गंभीर चर्चा नहीं होती तो जनता से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह उसे अपनी आकांक्षाओं का मंच और लोकतंत्र का मंदिर माने। यह भी तय है कि यदि संसद में सार्थक चर्चा नहीं होती है तो उसका असर विधेयकों की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। एक बात आप नॉर्मल सोचिए, कानून बन रहे हैं, हम लोग मंदिर समझते हैं उसे, और वहां आप देखते हैं कि किसी कानून पर बहस नहीं हो रही, उसमें क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप हंगामा कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, एक दूसरे से आप देखते हैं कि इस तरह की कड़वाहट रख रहे हैं। एक बड़ी चिंता की बात है। और आप देखते हैं कि जब हम लोग उन्हें प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, हम लोग उन्हें देखकर आगे बढ़ते हैं, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग तो करेंगे, हम लोगों पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। ये जोखिम में जिंदगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट 2 जर्जर मकान गिरने के दूसरे ही दिन एक अन्य मकान की सीढ़ियां गिर जाने की घटना को चेतावनी के तौर पर लिया जाना चाहिए। और इनमें 2 मकान 80 साल पुराने थे, जबकि एक 150 साल से भी अधिक पुराना और नगर निगम इन्हें पूरी तरह से जर्जर घोषित करके खाली करने की नोटिस भी जारी कर चुका था। और फिर भी लोग अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर इनमें रह रहे थे। वस्तुतः ऐसा केवल बनारसी में ही नहीं बल्कि लगभग हर महानगर में बड़ी संख्या में ऐसे मकान हैं जो काफी पुराने हैं और उनके कभी भी गिर जाने की आशंका बनी हुई है, लेकिन अदालती विवादों की वजह से ना उन्हें गिराया जा सका, ना ही खाली कराया जा सका और ना ही मरम्मत कराई जा सकी। कुछ तो मजबूरी में और कुछ अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए ऐसे मकानों में रह रहे हैं। नगर निगम भी ऐसे मकानों को गिराने की नोटिस जारी कर औपचारिकता का निर्वाह कर लेता है। जर्जर हो चुके मकानों में रहना अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। ऐसे मकानों से आसपास के लोग भी असुरक्षित हो जाते हैं। इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम सामने आ सकता है, इसे लखनऊ में पिछले साल हुई दुर्घटना से समझा जा सकता है, जब एक रेलवे कॉलोनी में एक जर्जर मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह के हादसे अन्य महानगरों में भी हो चुके हैं। बारिश में ऐसे मकान और भी जर्जर हो जाते हैं। दुर्घटना
की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे मकानों में रहने वालों को जल्द विकल्प की तलाश करनी चाहिए। यदि कोई मकान विवादित है तो सभी पक्षों को मिलकर उसकी मरम्मत के लिए समवेत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी है तभी तो संपत्ति के मायने भी हैं। क्या है? मायने भी हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। क्या है? लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें तो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। महाविस्फोटक की परिस्थितियों का निर्माण। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड हमारे सूर्य के केंद्र से 2.5 लाख गुना अधिक गर्म था। यह प्रोटीन और न्यूट्रॉन बनाने के लिए बहुत अधिक गर्म है, जिसके संयोजन से हमारे आसपास नजर आने वाले पदार्थ बने। शोधकर्ता अपनी प्रयोगशालाओं में लगभग प्रकाश की गति से परमाणुओं को आपस में टकराकर कण त्वरण पार्टिकल एक्सेलेरेटर में प्रारंभिक ब्रह्मांड या फिर महाविस्फोटक की परिस्थितियों के पुनर्निर्माण की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कणों की परिणामी बौछार को मापने से विज्ञानियों को यह समझने में मदद मिलती है कि पदार्थ कैसे बना है। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत बिग बैंग या फिर महाविस्फोटक है। इस सिद्धांत के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अति सूक्ष्म बिंदु में सिमटा हुआ था। और इस आप देखते हैं कि इस बिंदु में एक आकस्मिक विस्फोट हुआ और इसमें सिमटा प्रत्येक कण फैलने लगा, और जिससे आप देखिए कालांतर में ब्रह्मांड का सृजन हुआ। आखिर इस महाविस्फोटक के पीछे कौन सी शक्ति थी और प्रारंभिक क्षणों में ब्रह्मांड कैसा दिखता था, जैसे कई प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। सच तो यह है कि हम ब्रह्मांड के बारे में केवल 4% ही जानते हैं। बाकी 96% के बारे में हमें ना के बराबर जानकारी है। जैसे कि बैंग से अर्थ निकलता है कि यह प्रारंभिक विस्फोटक बेहद प्रचंड रहा होगा, और जिसकी वजह से आप देखिए ब्रह्मांड का तापमान भी बहुत अधिक हो गया होगा। वर्ष 1940 में भौतिक विज्ञान जॉर्ज गैमो ने अपनी गणना में पाया था कि जब ब्रह्मांड 1 सेकंड आयु का था तो इसकी तापमान लगभग 10 अरब डिग्री सेल्सियस था। इतने भीषण तापमान में पदार्थ ना तो ठोस अवस्था में रह सकता है और ना ही द्रव अवस्था में। और इस स्थिति में पदार्थ इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों और फोटॉन्स की गैसीय अवस्था में था। पार्टिकल एक्सेलरेटर की सुरंग में परमाणु के प्रोटॉन कणों या फिर लेड आयनों को अति उग्र ऊर्जा देकर तकरीबन प्रकाश की गति से दौड़ाते हुए आपस में टकराया जाता है। इस टक्कर के फलस्वरूप कणों के भीतर के और भी सूक्ष्म कण बहुत ही अलग समय के लिए टूटकर बिखर जाते हैं। इस तरह आप देखिए ऐसे और भी मूलभूत कणों का पता चलता है जो अज्ञात थे या फिर जिनके अस्तित्व को अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका था। जर्नल फिजिक्स लेटर्स बी में भी प्रकाशित अध्ययन पदार्थ की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाती है। यह पहचानने में हमें मदद करती है कि हमारे आसपास का कितना पदार्थ बिग बैंग के वास्ट सेकंड के पहले कुछ अंशों में बना है और कितना ब्रह्मांड के विस्तार के बाद की प्रतिक्रियाओं से बना है। बहरहाल वर्तमान पद्धतियों की सीमाओं से आगे बढ़कर भविष्य के अध्ययनों में विभिन्न कणों के आपसी संबंध तथा ब्रह्मांड को आकार देने में उनकी भूमिका का पता चल सकता है। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख लिया करिएगा। देखिए जो काम के आर्टिकल रहते हैं उन पर हम लोग बात विस्तार से ही कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। बाकी आप लोगों को अगर ये टिप्पणियां पढ़ना हुआ करे तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। क्या कर लिया करिएगा? डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था, वैश्विक परिवर्तनों के सापेक्ष मूल्यांकन। और शिक्षा मैं कहता हूँ कि हमारी सबकी आधारभूत जरूरत है, और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए या फिर इतनी सस्ती होना चाहिए कि हर किसी की पहुंच हो सके शिक्षा तक, और वो जहाँ तक पढ़ सकना चाहता है वहाँ तक वो आसानी से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सके। क्योंकि आप देखते हैं कि आर्थिक स्थिति और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बहुत सारे लोगों की शिक्षा तक पहुंच नहीं बची हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 3 वर्ष हो गए हैं। अब इसे देश भर के शिक्षण संस्थान लागू कर रहे हैं। यह उनकी प्राथमिकता है, और इस नीति में शिक्षा को रोजगार और संस्कार से जोड़ने पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। भारतीय चिंतन और ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध है। समय अंतराल में देश का बुद्धिजीवी वर्ग उससे विमुख होता गया।
वह औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के शिकंजे में फंसकर अपनी जड़ों और भारतीयता से कटता गया। आज न केवल उस ज्ञान वापसी की आवश्यकता है, बल्कि शिक्षा को समाज और उद्योग जगत से जोड़कर कौशल केंद्रित एवं उपयोगी बनाए जाने की चुनौती भी है। अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू करने और अंतरानुशासन अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। लिहाजा इस नीति में यह भी सुनिश्चित किया गया कि संसाधनों की कमी के कारण वंचित वर्ग के किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित ना हो और उनके अंदर की क्षमताओं का सर्वोत्तम संभव विकास हो। वर्ष 1835 में लागू पश्चिम केंद्रित औपनिवेशिक शिक्षा नीति से आप देखिए 2020 में लागू भारत केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यात्रा बेहद क्रमिक और रोचक है। और वस्तुतः शिक्षा ज्ञानार्जन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह मानव व्यवहार को सार्थक आयाम प्रदान करती है। यह मानव को संस्कारों से मांझती है तथा उसका परिवर्धन व संवर्धन करती है। यह चरित्र निर्माण में भी विशिष्ट भूमिका निभाती है। कहना ना होगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली संसार की सबसे प्राचीनतम उत्कृष्ट शिक्षा पद्धति है। इस पवित्र भूमि पर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों में भारत एवं भारत के बाहर के भी दार्शनिक एवं विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हालांकि आप देखिए मध्यकाल एवं औपनिवेशिक काल में विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था की जड़ें इतनी गहराई में समाई हुई हैं कि वे इसे उखाड़ने में असफल रहे। इसी प्रकार औपनिवेशिक काल में मैकाले ने भारतीय विद्या और प्रतिभा का अपमान किया। दूसरी ओर राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे विचारकों ने भारतीय शिक्षा तंत्र को संबल प्रदान किया। एक समय पता है आपको, दुनिया से छात्र आप देखते हैं कि भारत में आते थे पढ़ने के लिए। शिक्षा में सुधार के सुझाव ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आजादी के समय भारत की साक्षरता 16% ही थी, जबकि आज यह आंकड़ा 75% को पार कर चुका है। हालांकि राज्यवार आंकड़ों में अभी भी असमानता है, फिर भी भारत सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। और उस समय देश में केवल 18 विश्वविद्यालय ही थे। 1964-65 में इनकी संख्या 54 तक पहुंच गई। उच्च शिक्षा की प्रगति को जांचने तथा उसमें सुधार करने के उद्देश्य से नवंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय में परीक्षा देने के अतिरिक्त 180 दिनों की पढ़ाई अवश्य होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के मुख्यतः 3 उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ये नोट कर लीजिए आप लोग। और इसमें भी आप देखिए सामान्य शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अभियांत्रिकी, कृषि विधि और आयु विज्ञान की शिक्षा भी दोनों आवश्यक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि होनी चाहिए तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा का मूल्यांकन करने तथा उसकी देखरेख हेतु एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया और इसी प्रकार अब्दुल कलाम आजाद की सलाह पर सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना बनाई और इसमें सुधार हेतु 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में माध्यमिक शिक्षा की मूल्यांकन करना था और तथा सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इसके पुनर्गठन एवं आप देखिए सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने स्वीकार किया कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है। इस नीति ने छोटी आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल को भी महत्व प्रदान किया और इसने सार्वभौम नामांकन 14 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौम शिक्षा आदि को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास किया। इसके अतिरिक्त सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में भी प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की संस्तुति इस नीति ने की और इसमें उन सभी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा का प्रबंधन शामिल था जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण शिक्षा से दूर थे और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल, कॉलेज आदि खोले जाने की पहल की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया तथा उसमें कंप्यूटर साक्षरता को शामिल किया गया। आगे चलकर यह सरकार के मुख्य लक्ष्यों में भी शामिल हो गया था, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय कहा गया और इसमें कहा गया कि एक आईसीटी विशेषज्ञ संसाधनों का सदुपयोग करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आईसीटी विशेषज्ञ ऐसे छात्रों के समूह को तैयार करेगा जो राष्ट्र हित में कार्य कर सके। 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली बच्चों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशपाल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया और जिसने यह सुझाव दिया कि दूसरी कक्षा तक के छात्रों के बैग का भार 1.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए और इस प्रकार 5वीं
तक के विद्यार्थियों के बैग का कुल भार 2 से 3 किलो ही होना चाहिए। गौरतलब है कि 2009 में यशपाल समिति ने उच्च शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और इसमें उन्होंने माना कि डीम्ड विश्वविद्यालय को या तो समाप्त कर देना चाहिए अथवा आप देखते हैं उन्हें पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए। और 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वीकार किया, युवाओं को विकसित करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों से युक्त भोजन की भी आवश्यकता है। यही कारण है कि मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील को तेजी से लागू किया गया। 1995 में लागू आई थी ना ये योजना। और इस प्रकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कि इस लंबी यात्रा के कई आयाम हैं और जिसमें आप देखिए वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप समय समय पर बदलाव किया गया। यह परिवर्तन आज भी जारी है, परंतु आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनेक चुनौतियां कायम है जिन्हें पूर्णता में समझना होगा और ताकि उसका समग्रता से निदान किया जा सके। ज्ञान अर्थव्यवस्था से बनेगा समतामूलक समाज। भारत वर्ष की सनातन संस्कृति की धुरी इसकी शिक्षा पद्धति ही है। इसी के केंद्र से विचार की आकाश गंगाओं का जन्म होता है। यही कारण है कि वैश्विक परिवर्तनों के सापेक्ष समय समय पर इसका मूल्यांकन भी आवश्यक है। भारत सरकार का मौजूदा लक्ष्य भी यही कि भारतीय शिक्षा तंत्र को पुनः वह वैभव प्राप्त हो सके जो पराधीनता के कारण धूमिल हो गया था। इसके लिए भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भीतर प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का न्याय संगत तथा समुचित उपयोग आदि शामिल है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की सबसे अधिक जरूरत है। इसके अतिरिक्त छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए एक कुशल मार्गदर्शक की भी आवश्यकता है, जो आप देखिए छात्रों की मनःस्थिति का ठीक विश्लेषण करके उनकी योग्यता को निखार सके। कक्षाओं को आधुनिक तकनीक के अनुकूल बनाए जाने की भी आवश्यकता है तथा छात्रों को प्रौद्योगिकी के सही इस्तेमाल करने की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इन चुनौतियों के समाधान के उपरांत हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में सरकार ने माना कि युवाओं पर मानसिक दबाव अत्यधिक बढ़ रहा है और इसलिए परंपरागत मूल्यांकन पद्धति की जगह सतत समग्र मूल्यांकन पद्धति को शुरू किया गया। और वस्तुतः मूल्यांकन एक व्यापक तथा सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन का यह अर्थ नहीं है कि किसी भी बच्चे को उसकी सफलता या फिर असफलता से आंका जाए, अपितु सतत समग्र मूल्यांकन बच्चे के मजबूत पक्षों को परख कर उस पर कार्य करने की योजना तैयार करने का एक साधन मात्र है। सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं की अनिवार्यता को समाप्त करके छात्रों को भय और अवसाद में जाने से रोकने का प्रयास किया है और वैश्विक स्तर पर तेजी से हो रहे परिवर्तनों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी तेजी से परिवर्तित किया है। यूनेस्को ने भी अपने एजेंडा 4 में वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने की बात की है, जिसे भारत सरकार ने भी सहर्ष स्वीकार किया है। इस दिशा में कार्य करने के लिए भारत सरकार ने टी.एस. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और जिसके रिपोर्टों की विस्तृत समीक्षा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की समिति ने की। कस्तूरीरंगन समिति के ही सलाह पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया, जो यह घोषणा करती है कि शिक्षा नीति का दर्शन भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत एक शिक्षा प्रणाली है, जो आप देखिए सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत व न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष योगदान करेंगी। यहाँ यूनेस्को की बात हो रही है और इस तरह के देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और अपने देश की शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति, इन सब के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। क्या कमियां हैं, क्या कमियां आपको दिखती हैं, उनका किस तरह से समाधान हो सकता है, सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सब पॉइंट आप लोगों के पास होना चाहिए। भावी अधिकारियों का वर्तमान, तो दिल्ली में आप देख रहे हैं ये बातें हो रही हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली का एक इलाका है मुखर्जी नगर, जिसे दशकों से भविष्य के अफसरों की मंडी की पहचान मिली हुई है और जहां सिविल सर्विस में आने के लिए छात्र के रूप में कई अधिकारियों ने स्वयं को तपाया और आज जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। उन्होंने भी कभी मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर्स में
कष्ट सहते हुए पढ़ाई की होगी। और दड़ दड़बेनुमा कोचिंग सेंटरों के असुरक्षित माहौल को झेला होगा। सोचा होगा जब वह जिम्मेदार अधिकारी बनेंगे तो यहाँ के हालात को ठीक करेंगे और भ्रष्टाचार की नींव पर पनप रही कोचिंग सेंटर के व्यापार को व्यवस्थित करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन में जिम्मेदारी मिलते ही कभी कोई पलट कर नहीं देखा। यह बहुत दुखद बात है कि दिल्ली के ओल्ड राजनगर के राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में हुए जल भराव में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। 2 साल में 2 बड़े हादसे ऐसे कोचिंग सेंटरों में हो चुके हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की परतें खोली हैं। लेकिन उस समय भी कोई ऐसा अधिकारी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आगे नहीं आया जिसने कभी यहां बैठकर ही एक ईमानदारी अधिकारी बनने का सपना देखा था। हो सकता है कि अधिकारी बनने के बाद भविष्य के अफसर बनने का सपना देखने वाले छात्रों को प्रेरित करने कोचिंग सेंटर के आग्रह पर यहाँ आए भी होंगे। और ऐसे में इन कोचिंग सेंटरों से तैयारी करके शीर्ष अधिकारी बनने वाले हर युवा को आत्मचिंतन करना चाहिए। यहाँ देश के इन सेवकों को कटघरे में खड़ा करने की मंशा नहीं है, केवल उनके सपनों में ईमानदारी और आज की युवा पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी जगाने की मनोचेष्टा है। आखिर देश के भविष्य के लिए हम नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा। विकसित भारत की पहचान। तो भारत आज गर्व करता है कि वह सबसे युवा आबादी वाला देश है। इसी युवा पीढ़ी के दम पर ही भारत विकसित होने के सपने सजो रहा है और देश के भविष्य की आर्थिकी को विकास की नीतियों को रूपरेखा देने वाला इन कोचिंग सेंटरों से निकलने वाला युवा ही तो है। लेकिन आप देखिए वर्तमान परिस्थितियों से ऐसा परिलक्षित होता है कि आज उसे हर जगह अपनी युवा होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और वस्तुतः कोचिंग सेंटर कमाई का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुके हैं। मध्यवर्गीय परिवारों से निकले ऐसे अधिकांश युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीमित बजट के साथ दिल्ली और कोटा जैसे शहरों का रुख करते हैं। हालांकि वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित भी रहते हैं। अगले कुछ वर्ष बाद या तो उनका जीवन पुष्पित पल्लवित हो सकता है या फिर आकांक्षाओं के सागर में भी एक बूंद के समान अपना अस्तित्व खो भी सकते हैं। फिर भी वे इस अवसर या चुनौती को स्वीकार करते हैं, करना भी चाहिए और अपनी अवस्था के आगे परस्त होकर मौन रहकर कोचिंग सेंटरों के बने कमाई के बाजार के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोचिंग सेंटरों का भ्रष्टाचार व्यवस्थागत और सामाजिक रूप से सामान्य बात हो गई है। इतनी सरकारें बदलने के बाद भी कभी किसी की प्राथमिकता में चुनाव के समय राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में इनकी चिंता नहीं दिखी। सरकार के साथ ही हमारे पूरे सिस्टम के लिए यह आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। यह बात और विचार समानांतर चलते आना कुछ हद तक ही ठीक है कि जो शहर पूर्व काल से कोचिंग सेंटरों के विशेषकर आईएएस संस्कृति के गढ़ रहे हैं, सिविल सेवक बनने की आकांक्षा वही पूरी होगी। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है? हो सकती है कि जिन राज्यों से अधिक छात्र दिल्ली आते हैं उन्हें वही ऐसी तैयारी का माहौल व कोचिंग की सुविधा मिल सके। इस बारे में सभी संबंधित पक्षों को भी विचार करना चाहिए। समय आ गया कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ ही विकसित देश के सपने के लिए तैयार रोड मैप और उसके प्रारूप पर भी विचार करना चाहिए। क्या केवल कुछ शहरों में ही ऐसी सुविधाओं के लिए आश्रित होने से यह कारगर होगा? कोचिंग सेंटरों की संस्कृति जरूरत समय के साथ बड़ी है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके नियंत्रण में रहने और भ्रष्टाचार की संलिप्तता से बचाए रखना, कानून के दायरे में लाना हमारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली और संवैधानिक व्यवस्था के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आज के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन जरूरी है। देश भर में फैले कोचिंग संस्थान लाभ कमाने वाले मशीनों की प्रवृत्ति पर नहीं जाए। जो पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा रही है उसे उन भावनाओं से गढ़ें। केवल 6 माह 1-2 साल की तैयारी के पैकेज पर ही छात्र को नहीं तौला जाना चाहिए। तो ये संपादकीय पाठ है आपका दैनिक जागरण का। एक जनसत्ता का एडिटोरियल भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम की डिमांड के हिसाब से ही लिखा जाता है, उसी लेवल का लिखा जाता है। बुजुर्ग पीढ़ी की बुनियादी समस्याएं। अब आप देखते हैं कि जो ये प्रकृति का नियम भी है और सच्चाई भी है कि जो बच्चे हैं वो युवा होंगे और जो युवा हैं वो एक समय के बाद बुढ़ापा भी तो आएगा उनका। देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का है। वे अपने ज्ञान और अनुभव से समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं और इस दृष्टि से उनका कल्याण भी सरकारों और समाज की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या
38 करोड़ थी। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों की आबादी कुल आबादी का लगभग 10% है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रपट के मुताबिक 2026 तक देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या 17.32 करोड़ होने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार 2050 में हर चौथा व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। इस वर्ग के अधिकांश नागरिक अपने परिवार, समाज और सरकार से किसी न किसी रूप में असहज, उपेक्षित और असहाय महसूस करते हैं, और जिनकी अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने के लिए कई योजना बनाई। उन्हें परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं पर छूट तथा लाभ प्रदान किए जाते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर उनके लिए कई तरह की पेंशन योजनाएं भी हैं, और जिनके माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उनके स्वास्थ्य देखभाल हेतु चिकित्सा व्यय पर छूट, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में उनको प्राथमिकता देने जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं। उन्हें आयकर में सामान्य करदाताओं की तुलना में अधिक कर छूट प्रदान की जा रही है। और वरिष्ठ नागरिकों के हित संरक्षण हेतु सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाया, और जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों और माता पिता के भरण पोषण तथा देखरेख के लिए प्रभावी व्यवस्था का प्रावधान है। और इस अधिनियम के अंतर्गत वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक हैं जो अपनी आय या फिर अपनी संपत्ति होने वाली आय से भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। वे अपने वयस्क बच्चों या फिर संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और परित्याग को एक संगीन अपराध माना गया है, और जिसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना, 3 माह की सजा या दोनों हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु 10,000 रुपये प्रतिमाह राशि देने का आदेश भी दिया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी विभिन्न रूपों में सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें आप देखिए डे केयर हो गई, केंद्र वृद्धाश्रम और कानूनी मामलों में सहायता और आर्थिक सामाजिक गतिविधियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे कार्य किए जाते हैं। और यह सब होते हुए भी देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आप देखेंगे कि और उनकी कोई नियमित आय नहीं है। पेंशन या सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं तक उनकी पहुंच सुलभ नहीं है, और इनकी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्याएं भी कम नहीं है। और उनके लिए पर्याप्त आप देखेंगे कि आरोग्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, और उनकी विशेष चिकित्सा सुविधाएं, निःशुल्क दवाएं पाने से भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिक समाज में अलगाव की स्थिति से भी त्रस्त हैं, और उनमें सामाजिक संपर्कों की कमी के कारण अकेलापन बना रहता है, और उनको अपनी संपत्ति की सुरक्षा, अपने साथ होने वाले अपराधों से बचाव की भी जरूरत होती है। वरिष्ठ नागरिकों, खासकर अकेले रहने वाले व्यक्तियों के साथ उनकी संपत्ति से जुड़े उनके साथ होने वाले अपराधों के समाचार आते रहते हैं। विगत कुछ वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों को सरकारों से मिलने वाली सुविधाओं में कटौती देखी जा रही है, और उन्हें इस वर्ष के आम बजट से काफी उम्मीदें थी। कोरोना काल में वर्ष 2020 में रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया। आम चुनाव के दौरान 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज हेतु स्वास्थ्य बीमा कवर देने का वादा किया गया, मगर उसके संबंध में बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वरिष्ठ नागरिक आयकर में और अधिक छूट की उम्मीद लगाए हुए थे, और लेकिन उन्हें मानक कटौती में 25,000 रुपये की मामूली वृद्धि के अलावा कुछ नहीं मिला। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली अतिरिक्त छूट में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की वर्तमान दर 18% है, और जिसका भार किसी न किसी रूप से में बीमा धारकों को भी वहन करना पड़ता है, और उसे घटा कर स्वास्थ्य बीमा की लागत कम करने की अपेक्षा थी, लेकिन बजट में इस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है। अब स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार को इस दिशा में विचार करने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी संख्या के जीवन यापन का आधार उनकी सेवानिवृत्ति पर मिली पीएफ और ग्रेच्युइटी की राशि पर मिलने वाला ब्याज है, और उनको अन्य किसी तरह की पेंशन आदि नहीं है। बैंकों में जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज की दरों में विगत 10-12 साल से निरंतर कमी आ रही है। ब्याज दरें इस अवधि के लगभग 3 से 5% कम हो गई हैं। हालांकि बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आधा फीसदी ब्याज अधिक दिया जाता है, लेकिन 10 वर्ष पूर्व की ब्याज दरों की तुलना में यह आधा फीसदी जोड़ने के बाद भी वास्तविक ब्याज दर कम ही हुई है। और एक तरफ महंगाई बढ़ी, दूसरी तरफ ब्याज दरों में कमी आई, और इससे वरिष्ठ नागरिकों पर दोहरी मार पड़ी है। संगठित क्षेत्र में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में आने वाले ऐसे कर्मचारी जीवन वेतन जिनका वेतन कम था या उनकी सेवा अवधि कम रही,
उनको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन 300-400 रुपये फी तिमाही मिलने के समाचार भी आते रहते हैं। यह राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गरीब वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं आदि को मिलने वाली पेंशन से भी बहुत कम रहती है। और एनपीएस में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक न्यूनतम पेंशन देने की मांग भी समय समय पर उठती रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट और सरकारी घोषणाओं में वरिष्ठ नागरिकों के हितों भी कुछ भी नहीं हुआ और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की तरह वरिष्ठ नागरिकों का बड़ा वर्ग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है। कई मामलों में उनके भूखे मरने की नौबत भी तक आ रही है और आज जरूरत है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन करते रहने के लिए उनकी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के लिए सक्रिय प्रयास हों। इसके लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम है, वे स्वयं, सरकार और समाज सेवी संगठन इस दिशा में सक्रिय प्रयास करें, तो आम वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन का शेष समय स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए बिता सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए, ठीक है? अपना 100% दीजिए, अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहिए और हर दिन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।